हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम फिर से अनसॉल्व पेपर को लेकर आए हैं जो आपका 2020 का है और इसको आज हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। जैसे भी हम लोगों ने हाल ही में 2018 का सॉल्व किया हुआ है, 2019 का सॉल्व किया हुआ है। अब हम लोग 20 का सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखो, जो 18 का पेपर था वो सेम टू सेम पेपर उठा के 19 में दे दिया है। अब 20 में देख लेते हैं कि क्वेश्चन की क्या सीरीज़ है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ये किसके लिए है। तो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए है, जो भी स्टूडेंट थर्ड ईयर में है और जो होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों का ये फर्स्ट पेपर है और इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल में प्रवेश की उम्र है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सरी स्कूल में प्रवेश की उम्र है। क्या है, पूछ रहा है कि नर्सरी स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनकी उम्र कितनी होती है, क्या उम्र होता है नर्सरी स्कूल का। तो पहला ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2.5 से 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 वर्ष का जो एज होता है वो नर्सरी स्कूल के प्रवेश का एज होता है। इस वक्त बच्चों का एडमिशन नर्सरी स्कूलों में, प्लेवे स्कूलों में करा दिया जाता है। ठीक है, यही उनका टाइम पीरियड होता है। अब अगला क्वेश्चन है, नर्सरी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है। नर्सरी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है बौद्धिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन है सर्वांगीण विकास, चौथा ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो देखो, ये सारे जो भी उद्देश्य दिए हैं वो नर्सरी शिक्षा पद्धति के ये सारे उद्देश्य हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसमें से सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन को चुनना है जिसमें ये सब आ जाएं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है सर्वांगीण विकास, ये आप इसमें सारे ऑप्शन आपके आ गए, सर्वांगीण विकास में आपके सारे ऑप्शन आ गए, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बौद्धिक विकास गलत है, शारीरिक विकास गलत है, सामाजिक विकास गलत है। नर्सरी शिक्षा पद्धति का ये सारा ही उद्देश्य है कि बच्चे का शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और बौद्धिक विकास हो, लेकिन इनको एक में समाहित करता है ये सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है इन सारे ऑप्शनों में। तो इस तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, साथी समूह का प्रभाव होता है। साथी समूह का किस एज में प्रभाव होता है, क्वेश्चन का यही सेंस है। कह रहा है कि साथी समूह का प्रभाव होता है किस एज में, तो स्कूल अवस्था में, प्री स्कूल अवस्था में, किशोरावस्था में, युवा अवस्था में। तो ये विशेषता है स्कूल अवस्था की। ठीक है, बच्चे स्कूल अवस्था में ही गैंग में रहना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, खेल प्रभावित होता है। खेल प्रभावित होता है किससे, उम्र से, समय से, संस्कृति से, उपरोक्त सभी से। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है चौथा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। खेल आपका उम्र से भी प्रभावित होता है, समय से भी प्रभावित होता है और संस्कृति से भी प्रभावित होता है। उम्र से कैसे प्रभावित होता है, तो हर एज ग्रुप के लोग अपने एज के हिसाब से खेल खेला करते हैं। समय से कैसे प्रभावित है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम रात में खेल खेल सकते हैं, नहीं, दिन में ही खेल खेलेंगे तो इस टाइम से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। समय से भी प्रभावित होता है, संस्कृति से भी प्रभावित होता है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के खेल भी खेले जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि लगाव का सिद्धांत किसने दिया था। लगाव का सिद्धांत किसने दिया था, तो पहला ऑप्शन है बाबली ने, फ्रोबेल ने, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड ने, चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे ने। तो देखो, बाबली ने लगाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि
ये जो लगाव का सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो बाबली ने दिया था। फ्रोबेल ने क्या दिया था? तो फ्रोबेल ने किडन गार्डन की स्थापना की थी। किसकी? तो किडन गार्डन की स्थापना की थी। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रायड ने। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका और जीन पियाजे जी को देख लेते हैं। तो जीन पियाजे ने क्या किया था? तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन पियाजे ने किया था। ठीक है। तो इसमें आपका लगाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो बाबली ने दिया था। तो जॉन बाबली ने, इनका फुल नेम है जॉन बाबली। तो आप इनको करेक्ट कर देंगे। पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता निर्भर है। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी किस पे डिपेंड करती है? तो स्वास्थ्य पे, वातावरण पर, सीखने पर, उपरोक्त सभी पर। तो ये जो मैच्योरिटी होती है वो स्वास्थ्य पे भी निर्भर करती है, वातावरण पे भी निर्भर करती है, सीखने पर भी निर्भर करती है। तो इसमें उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब 2020 है तो 19 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और 18 में भी सेम टू सेम, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके पेपर को दिया है, सेट किया है। बाकी सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हैं। देखो ये 18 में भी पूछा था परिपक्वता से रिलेटेड क्वेश्चन, दांत से रिलेटेड क्वेश्चन, तो 18, 19 सब में पूछा है। ठीक है। जब सॉल्व करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक दांत या दूधा के दांत होते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक दांत या दूधा के दांत कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। प्राथमिक दांत को ही अस्थायी दांत भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, पूछा गया भी है, तो वो 20 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 और अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। तो इसमें अस्थायी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि प्राथमिक दांत के बारे में पूछ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फाइन मोटर क्रिया है। देखो फाइन मोटर से यानी कि क्रियात्मक विकास से तो एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा ही है, तो एक क्रियात्मक विकास तो पढ़ के ही उसके टाइप्स को पढ़ के जाना है और उसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं ये पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि क्रियात्मक विकास दो तरह से होता है। क्रियात्मक विकास के कितने प्रकार होते हैं? तो दो, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर में छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, तो इसमें चित्रकारी करना, लिखना, ठीक है, सुई में धागा डालना, छोटे छोटे काम, मतलब जो सूक्ष्म काम है उनको करना फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आता है। इसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। तो उसी तरह पूछ रहा है कि निम्न में से फाइन मोटर क्रिया क्या है? फाइन मोटर क्रिया या फाइन मोटर स्किल्स कह सकते हैं, तो वो है चित्रकारी करना। चित्रकारी करना वो काटना। दौड़ना नहीं है, दौड़ना आपका ग्रॉस मोटर हो जाएगा। दौड़ना वो चढ़ना ग्रॉस मोटर स्किल्स है, इसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। चित्रकारी करना वो काटना, इनमें छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉयड के अनुसार इड है। फ्रॉयड के अनुसार क्या है? इड क्या है? तो इड अचेतन मन है। क्या है? इड अचेतन मन है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बोला था इड 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 देखो, इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। ठीक है, सुपर ईगो, इसके बारे में इन्होंने बताया था। ये किसने दिया था? इड, ईगो, सुपर ईगो का सिद्धांत तो फ्रॉयड ने दिया था। उसको क्या बोलते हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, फ्रॉयड के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसमें इड, ईगो, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात करा हुआ है। ठीक है, तो फ्रॉयड के अनुसार इड क्या है? तो अचेतन मन है। अब अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो
आपका 3 से लेके 3.5 kg तक, ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3 से 3.5 kg तक जिन बच्चों का वजन होता है वो नॉर्मल बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। अगर कम हो जाता है तो अंडर वेट की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि कुपोषण की कैटेगरी में आ जाते हैं, और ओवर वेट हो जाता है तो भी कुपोषण की कैटेगरी में आ जाते हैं। कुपोषण का मतलब होता है कि बैलेंस बिगड़ जाना, किसी भी चीज़ का बैलेंस बिगड़ जाना, भोजन का या वजन का बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो उसको कुपोषण कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जिन बच्चों को बीमारी होती है या जिन बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी होती है उन्हीं को कुपोषित कहा जाता है, ऐसा नहीं है। कुपोषण का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन की कमी या अधिकता, अगर अधिक हो गया तो भी कुपोषण है और कम हो गया तो भी कुपोषण है, ठीक है। तो इसमें अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, नवजात शिशु का भार होता है तो कितना होता है, 3 से 3.5 kg। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इड ईगो व सुपर ईगो को परिभाषित किया है। अभी मैंने बताया कि इड ईगो और सुपर ईगो को किसने परिभाषित किया है, तो फ्रायड ने। फ्रायड का ये सिद्धांत है। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो फ्रायड ने किया था। उसी में उन्होंने इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में, चेतन अचेतन अवचेतन के बारे में बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, उत्तक है, रक्त कोशिका है, कि डिम्ब है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें शरीर की, मानव शरीर की कोशिका में देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका डिम्ब की होती है, डिम्बाणु की होती है, ठीक है, अंडाणु की होती है। जो स्त्री की का अंडाणु होता है उसकी कोशिका क्या होती है, तो सबसे बड़ी होती है मानव में देखा जाए तो, ठीक है। तो मानव में ही पूछ रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो डिम्ब होता है, यानी कि अंडाणु होता है। ये किस में पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है, ये पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु के बारे में आप सबको पता है, ये पुरुषों में पाया जाता है और अंडाणु स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो इसकी ये जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है और ये सबसे छोटी कोशिका होता है मानव में। तो ये पूछ सकता है, हो सकता है इस बार पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अगली बार पूछ दे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सिफेलोकॉर्डल विकास होता है। सिफेलोकॉर्डल, ये देखो विकास के सिद्धांत में जो दिशा का सिद्धांत है उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, सिफेलोकॉर्डल विकास होता है। सिफेलोकॉर्डल विकास कैसे होता है, तो सिर से पैर तक, पैर से कह रहा है, पैर से सिर तक, सिर से पैर तक, ऑप्शन है आपका मध्य से पैर तक, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये सिफेलोकॉर्डल जो विकास है वो दिशा का सिद्धांत है, ठीक है। जो विकास है उसके मतलब विकास के सिद्धांत में जो दिशा का सिद्धांत है वहाँ से ये पूछा गया है। सिफेलोकॉर्डल दिशा के सिद्धांत में दो तरह के सिद्धांत है, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल से क्या होता है, तो पैर से सिर तक, मध्य से परिधि तक, या कह सकते हैं मध्य से पैर तक जो विकास होता है उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास कहते हैं, ठीक है। और जो सिफेलोकॉर्डल होता है वो सिर से पैर तक होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन वो सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। सिर से पैर तक सिफेलोकॉर्डल विकास किससे कैसे होता है, तो सिर से पैर तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक क्षमता का अर्थ है। सामाजिक क्षमता का अर्थ है वातावरण, पहला ऑप्शन है वातावरण व स्वयं के संसाधनों का प्रयोग, सामाजिक सामंजस्य, ए और बी दोनों। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। सामाजिक क्षमता का अर्थ होता है सामाजिक वातावरण, वातावरण एवं स्वयं के संसाधनों का प्रयोग, सामाजिक सामंजस्य, ये सब क्या है, सामाजिक क्षमता का अर्थ है। और अगला क्वेश्चन है,
वृद्धि दर कम होती है। वृद्धि दर यानी कि किस अवस्था में वृद्धि दर कम हो जाती है? तो स्कूल अवस्था में पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है प्री स्कूल अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्कूल अवस्था में वृद्धि की दर कम हो जाती है। जैसे ही बाल्यावस्था में बच्चे जाते हैं तो उनकी जो बढ़ने की जो शारीरिक विकास का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा धीरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कम बिल्कुल होता ही नहीं है, होता है लेकिन धीरा हो जाता है। ठीक है, वृद्धि की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शैशवावस्था में बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, विकास की गति उसमें तीव्र होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में वृद्धि की दर अधिक होती है या तीव्र होती है? तो वो है शैशवावस्था। अब पूछ दिया है कि वृद्धि की दर कब वृद्धि की दर कब कम होती है? तो वो है आपका स्कूल अवस्था में। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। स्कूल अवस्था में वृद्धि की दर क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्र होता है? किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्र होता है? तो पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा ऑप्शन है प्रेम, तीसरा ऑप्शन है भय, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसमें डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था में जो संवेग होता है या इमोशंस होते हैं वो क्रोध और प्रेम ये दोनों ही तीव्रतम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पढ़ लेते हैं, चार ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। परिपक्व यानी कि मेच्योर हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है दोनों समान उम्र में परिपक्व होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बालक बालिकाओं की तुलना में जल्दी परिपक्व होते हैं। बालक की बात हो रही है, बालिकाओं की नहीं। बालिकाओं की बात इसमें हुई है, बालक की बात इसमें हुई है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी ही परिपक्व हो जाती हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट के सिद्धांत का संबंध है। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का संबंध है, किससे है संबंध? गेस्टाल्ट के सिद्धांत का संबंध किससे है? गेस्टाल्ट के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो गेस्टाल्ट के सिद्धांत का संबंध सीखने से है। किससे है? तो सीखने से है। गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है वो किससे संबंध रखता है? तो सीखने से, लर्निंग से संबंध रखता, अधिगम से संबंध रखता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था होती है 240 दिन, 280 दिन, 360 दिनों की और 180 दिनों की। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 280 दिनों की गर्भावस्था होती है। ठीक है, ये 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गेस्टाल्ट के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सीखने से है। ठीक है, अब 19वें का क्या है? तो 280 दिन का आपका गर्भावस्था होता है। दिन में पूछ रहा है तो 280 दिन, ऐसे 9 माह। ठीक है, ये सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, प्री गैंग अवस्था कहलाती है। प्री गैंग अवस्था कहलाती है। तो देखो, गैंग एज उत्तर बाल्यावस्था को बोला जाता है, तो प्री गैंग यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्री गैंग किसको बोला जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। इसमें बच्चे समूह में भी खेलते हैं और एकांकी तौर पे भी खेलने का कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति प्रतिपादित की है, यानी कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो मैडम मारिया ने। ये सबको पता है कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की स्थापना की थी या उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल शिक्षिका को होना चाहिए। नर्सरी स्कूल की जो शिक्षिका होती हैं उनको कैसा होना चाहिए? तो सौम्य, मित्रवत, धैर्यवान, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस रहेगा तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, कह रहा है कि नर्सरी स्कूल शिक्षिका को कैसा होना चाहिए? तो सौम्य होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। तो ये सारे ही गुण उनमें होने चाहिए। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये IQ से रिलेटेड है। कह रहा है कि IQ इक्वल टू डैश 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 CA। तो इसमें आपका जो ये M में है,
ये क्या हो जाएगा, आई क्यू और आई क्यू इक्वल टू डैश डैश में क्या होगा, तो एम ए होगा। यानी कि इसका आई क्यू लेवल कैसे निकालते हैं, ये आई क्यू लेवल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। आई क्यू लेवल निकालने का एम ए प्लस सी ए, एम ए प्लस सी ए क्या है, तो ये आई क्यू निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। एम ए सी ए, ठीक है, एम में भग गए सी ए, इस तरह से ये आई क्यू निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है कि कैसे आई क्यू निकाला जाता है, किसी भी बच्चे का या किसी भी पर्सन का आई क्यू टेस्ट कैसे किया जाए, तो आप लोग कहोगे तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। एम ए का मतलब क्या होता है, एम ए यानी कि मेंटल एज, और आपका होता है सी ए यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जो आपकी वास्तविक एज है, जो जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे 10 वर्ष के होते हैं, लेकिन उनका जो मेंटल जो एज होता है वो 15 वर्ष के बच्चों के जैसे होता है। तो जो मेंटल एज होता है उसको ले लिया जाता है और फिर क्रोनोलॉजिकल एज को लेके उसमें भाग करके जो माना आता है वहीं आपका क्या होता है, आई क्यू माना जाता है, ठीक है। उसी को आई क्यू लेवल कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत बताइए, निम्न में से असंगत बताइए, ब्लॉक बनाना, पेपर कटिंग, भोजन पकाना, पेपर फोल्डिंग। तो इसमें सबको पता है कि ब्लॉक पेपर पे बना सकते हैं, कपड़े पे बना सकते हैं, पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग है। तो इसमें भोजन क्या है, थोड़ा सा भोजन नहीं, भोजन बिल्कुल ही डिफरेंट है इसमें। तो इसमें असंगत आपका भोजन पकाना हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एकल व समानांतर खेल उपस्थित होता है, एकल और व समानांतर खेल उपस्थित होता है किस एज में, तो 2 से 6 वर्ष में। 2 से 6 वर्ष में बच्चे अकेले भी खेलते हैं और कुछ ग्रुप में भी खेलने का कार्य करते हैं। एकल व समानांतर खेल की बात हो रही है, तो वो 2 से 6 वर्ष में उपस्थित होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 26। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नर्सरी स्कूल का उद्देश्य नहीं है, निम्न में से कौन सा नर्सरी स्कूल का उद्देश्य नहीं है। तो अगर देखा जाए नर्सरी स्कूल के उद्देश्य की बात की जाए तो अच्छी आदतों का निर्माण भी इसका उद्देश्य है, संवेगात्मक परिपक्वता का विकास भी इसका उद्देश्य है, सृजनात्मकता का विकास ये भी उसका उद्देश्य है, निर्भरता का विकास ये उसका उद्देश्य नहीं है। वो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाता है, ना कि दूसरे पे डिपेंड रहना सिखाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये नर्सरी स्कूल का क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है। निर्भरता का विकास नर्सरी स्कूल का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैसिव खेल है, पैसिव खेल है। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कम ऊर्जा करके आनंद प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता का आनंद, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक खेल, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कम ऊर्जा करके आनंद की प्राप्ति करना पैसिव खेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी तरह ये पैसिव खेल है। अगला क्वेश्चन है, रोना है, रोना क्या है, क्रिया है, रिफ्लेक्शन है, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही है, रोना भी है और रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, तरुण अवस्था का समय है, तरुण अवस्था का समय है। तो ये समय यौन परिपक्वता का है, ठीक है। ये आपका 13 से लेके 15 तक चलता है या 12 से लेके 15 तक चलता है। इसको यौन परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है, पोवर्टी भी कहा जाता है, वयः संधि की अवस्था भी कहा जाता है और तरुण अवस्था भी कहा जाता है। ये सेम चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका जन्म के पश्चात यानी कि जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक घोल उपयोगी है, जीवन रक्षक घोल उपयोगी है। तो पोलियो के लिए, डायरिया के लिए,
ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जीवन रक्षक जो घोल है वो दोनों के लिए ही क्या होता है, उपयोगी होता है। अब अगला क्वेश्चन है, 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, 90% मस्तिष्क का विकास 18 की एज तक क्या हो जाता है, हो जाता है। 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो 18 वर्ष की एज तक हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्री स्कूल अवस्था की बालिकाएं कुशल होती हैं। प्री स्कूल अवस्था की, प्री स्कूल की बात बोल रहा है, ठीक है, स्कूल से पहले की अवस्था की बात बोल रहा है, ठीक है। इस स्कूल में जो शिशु होते हैं वो पढ़ने जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, कह रहा है कि प्री स्कूल अवस्था की बालिकाएं कुशल होती है किसमें, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में, फाइन मोटर स्किल्स में, ए और बी दोनों उनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स में एक्टिव नहीं होते। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी छोटी मांसपेशी क्या होती हैं, विकसित होती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को आप पेन पकड़ाओगे तो पकड़ लेगा, ऐसे तो पकड़ लेगा लेकिन लिखना नहीं जानता है। तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है। फाइन मोटर स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं। सबसे पहले कौन डेवलप होता है, तो क्रॉस मोटर स्किल्स, क्योंकि उसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है तो वो बड़ी चीज़ों को आसानी से पकड़ लेता है। छोटी मांसपेशियों का जब वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो उनमें छोटी मांसपेशियों भी एक्टिव होती जाती हैं, तो वो पेन पकड़ना, सुई पकड़ना, धागा डालना, लिखना, ठीक है, ये सब करना जान जाते हैं। तो सब पूछ रहा है प्री स्कूल की बात अगर कर रहा है तो इसमें ग्रॉस मोटर क्रियाओं में बालिकाएं या बालक किसी का भी पूछता है तो वो एक्टिव होते हैं, कुशल होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो कह रहा है कि वृद्धि संख्यात्मक है, वृद्धि लगातार चलती रहती है, वृद्धि क्रमवार होती है, वृद्धि गुणात्मक होती है। तो देखो, वृद्धि क्या है, संख्यात्मक है, ये सत्य है। असत्य पूछ रहा है ना, तो वृद्धि क्या है, संख्यात्मक है, ये सत्य है। वृद्धि क्रमवार है, ये भी सत्य है। वृद्धि लगातार चलती रहती है, ये भी सत्य है। वृद्धि गुणात्मक होती है, ये क्या है, असत्य है। ये विकास की विशेषता है, विकास की विशेषता है। विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है, और वृद्धि संख्यात्मक होती है, ठीक है। तो विधि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता, इसलिए वो गुणात्मक होता है और ये संख्यात्मक होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है, तो वृद्धि गुणात्मक होती है, ये क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये मैंने पहले भी बताया है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सिगमंड फ्रायड ने किया था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। जीन पियाजे ने क्या किया था, तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन पियाजे ने किया था। अब 35 का आंसर देखा जाए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सिगमंड फ्रायड ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को तूफान व तनाव की अवस्था कहा जाता है। देखो, ये क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ है। यही क्वेश्चन नहीं, लगभग आपके 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं। तो आप लोग पेपर को भी सॉल्व करके जाओगे तो आपका 50 में से कम से कम 50 में से आपका 45 क्वेश्चन तो करेक्ट ही होके आएगा। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हो तो सिर्फ अनसॉल्व को ही करके जाते हो, अच्छे से अगर लर्न कर लेते हो, इसको याद कर लेते हो तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, तो आप अनसॉल्व को सॉल्व कर लोगे तो आपका ये पेपर रेडी है, तैयार है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है, तो वो किशोरावस्था को कहा जाता है। तूफान और तनाव की अवस्था किसको कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। और तूफान और तनाव की अवस्था किसने बोला था, तो हॉल ने बोला था। स्टैनले हॉल नामक वैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है, तो वो है किशोरावस्था।
अगला क्वेश्चन है विकास होता है, विकास क्या होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सबको पता है कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है विकास। विकास किस तरफ होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब अगला क्वेश्चन है 38, कह रहा है कि शिशु का प्रथम विद्यालय होता है, शिशु का प्रथम विद्यालय होता है तो उसका परिवार, पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। प्ले स्कूल, प्राइमरी पाठशाला, समाज, ठीक है, ये सब बाद की बातें हैं। पहला अगर प्रथम विद्यालय की बात बोल रहा है तो वो है उसका परिवार। परिवार से ही बच्चा पहले सीखने का कार्य करता है, उसके बाद प्ले स्कूलों में जाता है, प्राइमरी पाठशाला में जाता है, फिर समाज में जाता है, ठीक है। इस तरह आपका इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास के प्रतिमान होते हैं स्थिर, विकास के प्रतिमान क्या होते हैं? तो स्थिर होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, विकास के कौन कौन से प्रतिमान होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है विकास का चरम देखा जाता है, विकास का चरम देखा जाता है, तो आपका विकास का चरम किशोरावस्था में देखा जाता है, ठीक है। प्री स्कूल अवस्था में नहीं, स्कूल अवस्था में नहीं, किशोरावस्था में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, मानसिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो पहला ऑप्शन है बौद्धिक, दूसरा ऑप्शन है अनुभवात्मक, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है बौद्धिक, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 42 क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं अधिक क्रियाशील व बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, पढ़ने में कमजोर, कम क्रियाशील, अंतर्मुखी, हिंसात्मक। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वैसे बच्चे अधिक क्रियाशील होते हैं और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले भी होते हैं, ठीक है, ये उनकी विशेषता होती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है अपंगता का कारण है। देखो ये भी क्वेश्चन हर बार ही पूछा गया है। अपंगता का क्या कारण है? तो जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपंगता का कारण जन्मजात भी होता है, यानी कि कुछ बच्चे जन्म से पहले ही अपंग पैदा होते हैं, ठीक है, पैदा होते हैं तो अपंग ही पैदा होते हैं। कुछ बच्चे दुर्घटना से भी अपंग हो जाते हैं, बीमारी से भी होता है, उपरोक्त सभी। इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही कारण हैं आपके अपंगता के। तो इसमें अब 43 क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि बच्चों के अस्थाई दांत कब निकलते हैं? बच्चों के अस्थाई दांत, अस्थाई नहीं, अस्थाई दांत कब निकलते हैं? तो 6 वर्ष की उम्र से। 6 वर्ष की उम्र से क्या होता है? बच्चों का दांत झड़ना शुरू हो जाता है। जो अस्थाई दांत है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, और अस्थाई दांत आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसिक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म से पहले, जन्म के बाद, निषेचन के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक विकास की प्रक्रिया को कहा जाए तो वो निषेचन के बाद ही शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि गर्भाधान से ही मानसिक प्रक्रिया की विकास, यानी कि मानसिक विकास शुरू हो जाता है बच्चे का। ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद मानसिक विकास शुरू होता है, ऐसा नहीं है। निषेचन के बाद यानी कि गर्भाधान के बाद ही बच्चे का मानसिक विकास शुरू हो जाता है, मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। उत्तर बाल्यावस्था, देखो उत्तर बाल्यावस्था ये हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग सारे क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीटेड है, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है खेल की आयु, समस्या की आयु, टोली की आयु, कौशल आयु। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो अब सबको याद ही हो गया होगा कि उत्तर बाल्यावस्था क्या कहलाती है। तो उत्तर बाल्यावस्था को टोली की आयु, समूह की आयु, ठीक है, गैंग एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था क्या कहलाती है? तो टोली की आयु कहलाती है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकार, लंबाई व वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को कहा जाता है वृद्धि, उतार चढ़ाव, विकास। क्या कहा जाता है? आकार, लंबाई, वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि को मापा जा सकता है इसलिए वो मात्रात्मक होता है, विकास को मापा नहीं जा सकता इसलिए वो मात्रात्मक यानी कि गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक नहीं होते, गुणात्मक होते हैं। ठीक है, तो आकार, लंबाई व वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, वृद्धि कहलाते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 48, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के विकास में या शारीरिक विकास में, ठीक है, अनेक तरह के परिवर्तन होते हैं। आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, शरीर पे तरह तरह के परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बबलाना प्रक्रिया। बबलाना प्रक्रिया है किसका, तो भाषा विकास का, सामाजिक विकास का, ये भी दोनों उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बबलाना भाषा विकास की प्रक्रिया है, यानी कि बच्चा पहले क्या करता है, बबलाना शुरू करता है, उसके बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। तो ये पहला स्टेज है बबलाना। जब बच्चा बोलता है, जैसे मान लीजिए आ बा करके ऐसे थोड़ा बहुत शुरुआती जो साउंड होता है वो निकालता है, तो उसी को बबलाना कहा जाता है। तो ये भाषा विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो वो घर से प्रारंभ होती है। सबसे पहले बच्चा घर के ही संपर्क में आता है, उसके बाद मित्रों के संपर्क में आता है, स्कूल के संपर्क में आता है, उसके बाद समाज के संपर्क में आता है। सबसे पहले सबसे पहला संपर्क कहाँ से होता है, तो घर से होता है। ठीक है, और सबसे पहला जो संपर्क होता है वो माता से होता है। घर में भी किससे होता है, तो माता से होता है। बाकी उसके बाद धीरे धीरे लोगों से होता है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो घर से प्रारंभ होती है। ये सबको पता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के वीडियो और भी आप अपलोड करा दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।